आज के हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या रहने वाले हैं? आज का हमारा पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, हमें ये देखना है कि आयुष क्या है। आयुष चिकित्सा की एक पद्धति है, तो आयुष को हम डिफाइन करेंगे कि आयुष क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन देखेंगे कि आयुष अगर चिकित्सा की एक पद्धति है तो एलोपैथी भी तो चिकित्सा की पद्धति है। आज हम अपना ट्रीटमेंट अधिकतर किस पद्धति से करते हैं? एलोपैथी से करते हैं। आज हम बीमार हो जाते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है, हमें चोट लग जाती है, तुरंत हम हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पे इंस्टेंट हम क्या करते हैं? एलोपैथिक दवाएं लेते हैं, एलोपैथी के माध्यम से अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं। तो एलोपैथी भी चिकित्सा की एक पद्धति है, आयुष भी चिकित्सा की एक पद्धति है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? फिर हम आयुष चिकित्सा पद्धति की क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी चर्चा करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयुष मेडिसिन सिस्टम की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इंपोर्टेंट एंड बेनिफिट्स ऑफ आयुष, आयुष के इंपोर्टेंट और बेनिफिट्स देखेंगे, इससे क्या लाभ है इसकी चर्चा करेंगे। एंड व्हाट इज द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इस मेडिसिन सिस्टम के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं उसकी चर्चा करेंगे। एंड लास्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ आयुष इन इंडिया, इंडिया में, भारत में आयुष का डेवलपमेंट कैसे हुआ उसकी चर्चा करेंगे। सो दीज आर अवर टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशन, ये हमारे आज के चर्चा के बिंदु रहने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों करता हूं? इसके पीछे का प्लान ये है प्यारे बच्चों, क्योंकि क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक पता लग जाए, एक आइडिया लग जाए कि आज किन किन पॉइंट्स पर हमारा डिस्कशन होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज आयुष। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड what is आयुष, then you have to understand 3 word also। आपको 3 शब्द है जो पहले समझने पड़ेंगे। आयुष को समझने से पहले आपको 3 वर्ड समझने पड़ेंगे। कौन कौन से 3 वर्ड? जरा ध्यान से सुनना। हमें समझना क्या है? सर आप तो हमें ये बताओ कि आयुष क्या होता है। ठीक है, मैं आपको आयुष बताऊंगा, लेकिन प्यारे बच्चों आयुष को समझने से पहले हमें 3-4 शब्द और समझने पड़ेंगे। पहला जो शब्द हमें आयुष को समझने से पहले जानना जरूरी है वो है कि डिजीज क्या होता है, रोग किसे कहते हैं। जब आप रोग को समझ जाओगे कि रोग किसे कहते हैं, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि जब कोई भी रोग हमारे शरीर को होता है तो उस रोग को डायग्नोस हमें करना पड़ता है। किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस हमें करना पड़ता है, मतलब उसको पहचानना पड़ता है। तो किसी भी रोग को पहचानना रोग का निदान कहलाता है। निदान के अंतर्गत हम रोग और आप जानते हैं उसके कारणों को पहचानते हैं। निदान के अंतर्गत हम रोग को पहचानते हैं और रोग के कारणों की जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये रोग किस कारण से हुआ, इस रोग के क्या क्या लक्षण हैं, है ना। तो जो कोई भी डिजीज हमारे शरीर को होती है तो हम उस डिजीज को डायग्नोसिस करने का प्रयास करते हैं। उस डिजीज को डायग्नोसिस करने का प्रयास करते हैं तो हमें डायग्नोसिस क्या है ये समझना पड़ेगा। अब जब आपको पता लग गया कि भैया ये बीमारी है, ये बीमारी वायरस के कारण हुई है, ये बीमारी बैक्टीरिया के कारण हुई है, ये बीमारी हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण हुई है, तो फिर उस बीमारी को ठीक करना पड़ेगा आपको। तो किसी भी बीमारी को ठीक करना उपचार कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचार कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम ट्रीटमेंट कहते हैं। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रीटमेंट कहते हैं। सो आयुष को समझने से पहले हमें इन 3 वर्ड को समझना पड़ेगा। रोग क्या होता है, रोग की पहचान कैसे की जाती है, रोग का उपचार क्या होता है और उपचार किया कैसे जाता है। सो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज डिजीज। देखो नोट्स बनाते हुए चलना है आपको, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास देखेंगे या देख रहे हैं सबके सब नोट्स बनाते हुए चलेंगे। आपको सबसे पहले समझना डिजीज क्या होता है। तो अगर आपको डिजीज समझना है तो एक और वर्ड है जो डिजीज समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा। एक और वर्ड है जो आपको डिजीज समझने से पहले समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज हेल्थ, स्वास्थ्य किसे कहते हैं। इस स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। जब आप स्वास्थ्य को समझेंगे तो डिजीज समझ पाएंगे, डिजीज समझ में आएगा तो डायग्नोसिस समझ में आएगा, डायग्नोसिस समझ में आएगा तो फिर बच्चों ट्रीटमेंट समझ में आएगा, ट्रीटमेंट समझ में आएगा तो आयुष क्या है आपको ये समझ में आएगा। सो हेल्थ किसे कहते हैं। देखो कोई भी पर्सन ये है, सपोज कि ये कोई भी पर्सन है, ठीक है। अब ये जो पर्सन है ये हेल्दी है या नहीं हम कैसे डिसाइड करेंगे। व्हाट इज द पैरामीटर बाय व्हिच वी कैन डिसाइड दिस पर्सन इज हेल्दी और नॉट। ऐसे कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनके बिहाफ पे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये पर्सन अपने आप में स्वस्थ है। तो किसी भी व्यक्ति के फुल कैपेसिटी के साथ काम करने की क्षमता, किसी भी व्यक्ति के अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने की स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है। जैसे अगर मैं स्वस्थ हूं तो मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकता हूं, पूरी शारीरिक और मानसिक क्षमता के साथ काम करने की स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप हेल्दी हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप अनहेल्दी होंगे तो आपका काम में मन नहीं लगेगा, आप पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाएंगे। जनरली हमारा शरीर ठीक होता है लेकिन कई बार हमारा मन ठीक नहीं होता है तो भी उसे हेल्दी नहीं कहा जाएगा। हेल्थ, किसी भी पर्सन को हेल्दी तब कहा जाता है जब वो शारीरिक रूप से ठीक हो, मानसिक रूप से ठीक हो और सामाजिक रूप से ठीक हो। WHO, ध्यान से सुनना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ की क्या डेफिनेशन देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ की डेफिनेशन देता है कि कोई भी व्यक्ति
हेल्दी तब कहलाएगा जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली कैसा होगा, अच्छी कंडीशन में होगा, तब उसे हेल्दी माना जाएगा। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति के फुल कैपेसिटी के साथ काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। अब कोई भी व्यक्ति फुल कैपेसिटी के साथ काम कब कर सकता है, जब वो नॉर्मल कंडीशन में होगा। जब वो क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में होगा। तो जब व्यक्ति नॉर्मल कंडीशन में होता है, मतलब उसको कोई बीमारी नहीं होती है, तो वो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को कोई डिजीज हो जाती है, जब किसी व्यक्ति को कोई डिजीज हो जाती है, तो वो व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाता है। मतलब शरीर में होने वाली असामान्यताओं को, मतलब शरीर में होने वाली असामान्यताओं को ही रोग कहा जाता है। रोग क्या है, रोग शरीर में होने वाली एबनॉर्मलिटीज हैं। एनी एबनॉर्मलिटीज इन बॉडी विच अफेक्ट आवर बॉडी नेगेटिवली, हमारे शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की असामान्यता जो हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाले, उसी को रोग कहते हैं। कोई भी एबनॉर्मलिटी हो, हमारी बॉडी की कोई भी एबनॉर्मलिटी जो हमारे शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट डाले, नकारात्मक प्रभाव डाले, उसे क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। सो डिजीज इज एनी एबनॉर्मलिटी, ये एक प्रकार की क्या है, शारीरिक असामान्यता है जो हमारे शरीर पर क्या डालती है, नकारात्मक प्रभाव डालती है, उसे रोग कहा जाता है। तो शरीर में होने वाली असामान्यताएं जो हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उसे क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। अब अगर रोग है तो इस रोग का कारण भी होगा। अगर आपको कोई डिजीज हुई है तो उस डिजीज के पीछे का कोई कॉज भी होगा और उसके कुछ लक्षण भी दिखेंगे ना। जैसे जुकाम होता है तो जुकाम के लक्षण दिखते हैं, बुखार होता है उसके लक्षण दिखते हैं, टाइफाइड के लक्षण दिखते हैं, जॉइंडिस के लक्षण दिखते हैं। तो हर बीमारी का एक लक्षण होता है और उसके कुछ कॉज होते हैं। तो किसी भी बीमारी के सिम्पटम को आइडेंटिफाई करना और उसके कॉज को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिम्पटम एंड इट्स कॉज इज नोन एज व्हाट, डायग्नोसिस। किसी भी बीमारी के लक्षण और उसके कारणों को पता लगाना निदान कहलाता है। निदान में हम क्या करते हैं, किसी भी बीमारी के लक्षण और उसके कारणों का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। निदान में हम किसी भी बीमारी के लक्षण और उसके कारणों का पता लगाते हैं। डायग्नोसिस के अंतर्गत हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिम्पटम एंड देयर कॉज इज नोन एज व्हाट, डायग्नोसिस। अब तुम्हें पता लग गया कि तुम्हें बीमारी है, तुम्हें बीमारी वायरस के कारण है या बैक्टीरिया के कारण है या प्रोटोजोआ के कारण है, तुम्हें पता लग गया। तो क्या डायग्नोसिस का उद्देश्य क्या बीमारी को पता लगाना ही था? हाँ, इसका उद्देश्य तो केवल पता लगाना था, लेकिन हमारा उद्देश्य अपने शरीर से रोगों को दूर करना है। हमारा उद्देश्य हमें अपने आप को ट्रीट करना है, हमारा उपचार करना है। अगर इस व्यक्ति को रोग है, अगर इस व्यक्ति को डिजीज है और इसको पता लग गया कि इसको कौन सी डिजीज है, तो अब क्या करेगा, ये अपना उपचार करवाएगा। उपचार का मतलब क्या होता है, उपचार का मतलब ये होता है, ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि इसको पहले जैसे नॉर्मल कंडीशन में लाया जाए। भाई डिजीज का क्या मीनिंग है, डिजीज का मतलब है इसके शरीर में असामान्यताएं हो गई हैं, एबनॉर्मलिटीज हो गई हैं। तो ट्रीटमेंट के द्वारा हम इन एबनॉर्मलिटीज को दूर करके इसकी बॉडी को फिर से नॉर्मल कंडीशन में ले आएंगे। तो एक वर्ड होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब होता है शरीर को फिर से नॉर्मल स्थिति में लाना, बॉडी को फिर से नॉर्मल कंडीशन में लाना। और अगर बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाना है तो आपको खत्म करना पड़ेगा किसको, किसी भी डिजीज के कॉज को। तो आपको खत्म करना पड़ेगा किसको, किसी भी डिजीज के कॉज को। जब आप किसी भी डिजीज के कॉज को खत्म करोगे तो आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ पाएगी। तो एलिमिनेट द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिजीज। तो ट्रीटमेंट का मतलब होता है रोगों के कारणों और उनके प्रभाव को समाप्त करते हुए शरीर को फिर से सामान्य स्थिति में लाना। भाई उपचार का मतलब क्या होता है कि किसी भी रोग के कारण को समाप्त कर दो, वायरस को समाप्त कर दो, बैक्टीरिया को समाप्त कर दो और शरीर को फिर से नॉर्मल कंडीशन में ले आओ। तो ये क्या कहलाएगा, उपचार कहलाएगा। अब उपचार किया कैसे जाए, तो किसी भी बीमारी के उपचार करने के दो सिस्टम हमारे पास हैं। देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन बाय विच वी कैन ट्रीट एनी डिजीज। दो सिस्टम्स है, फर्स्ट एलोपैथिक सिस्टम और सेकंड जो होता है वो आयुष सिस्टम होता है। सेकंड जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, आयुष सिस्टम होता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आयुष क्या है। आयुष एक प्रकार का सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसके द्वारा हम किसी भी बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं, हेल्थ केयर कर सकते हैं। सो आयुष जो है किसी भी बीमारी या हम कह सकते हैं बीमारी को ठीक करने का एक सिस्टम है, बीमारी को ट्रीट करने का एक सिस्टम है और हेल्थ केयर का एक सिस्टम है। सो जिस प्रकार से एलोपैथी चिकित्सा की एक पद्धति है उसी प्रकार से आयुष भी चिकित्सा की एक पद्धति है। तो आपको समझ में आ गया आयुष क्या है। आयुष चिकित्सा की एक पद्धति है जिसके द्वारा हम बीमारियों से उपचार को कर सकते हैं और बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो सिस्टम निकल के आए, एक तो निकल के आया एलोपैथी सिस्टम, दूसरा क्या निकल के आया, आयुष सिस्टम निकल के आया। तो एलोपैथी और आयुष में क्या डिफरेंस है थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको आयुष समझाऊंगा कि ये क्या है। इसको थोड़ा और डिटेल में ले चलते हैं।
ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में ले चलते हैं। तो अब देखो जरा आयुष की चर्चा करें। तो अगर मैं आयुष की चर्चा करूं तो मैं देखता हूं कि आयुष का फुल फॉर्म क्या है। तो आप देख रहे हो कि 5 लेटर से ये मिलकर बना है, AYUS और H, ये 5 लेटर से मिलकर बना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? ए यहां पर आयुर्वेद को रिप्रेजेंट करता है। नोट केयरफुली, जो यहां पर वाई है, वाई का मतलब योगा एंड नेचुरोपैथी दोनों है, योगा एंड नेचुरोपैथी, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा को बताता है यहां पर वाई। यू यहां पर यूनानी को बताता है। एस यहां पर सिद्धा को बताता था, एस यहां पर सिद्धा को बताता था। लेकिन 2011 के बाद 2011 में हमने चिकित्सा अधिनियम में संशोधन करके, मेडिकल एक्ट में अमेंडमेंट करके सोवा रिगपा को भी आयुष के अंतर्गत कंसीडर किया। तो अब एस का मीनिंग जब भी लिखोगे केवल सिद्धा मत लिखना, सिद्धा एंड सोवा रिगपा लिखना। और एच मतलब होम्योपैथी होता है। एच मतलब क्या होता है? होम्योपैथी होता है। तो आप देख पा रहे हो आयुष के अंतर्गत कौन कौन से सिस्टम ऑफ मेडिसिन शामिल हैं, कौन कौन से सिस्टम ऑफ मेडिसिन शामिल हैं। आयुष के अंतर्गत कौन कौन सी चिकित्सा प्रणाली शामिल है। आयुष के अंतर्गत टोटल आप देखोगे तो 7 चिकित्सा प्रणाली शामिल है। कौन कौन सी? पहला आयुर्वेद, दूसरा योगा, तीसरा प्राकृतिक चिकित्सा, चौथा यूनानी, पांचवा सिद्धा, छठवां सोवा रिगपा और सातवां होम्योपैथी। तो आयुष जो है प्यारे बच्चों, आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा और होम्योपैथी का एब्रिवेशन है, संक्षिप्त रूप है। क्या है बताओ? संक्षिप्त रूप है। तो अगर आपको लिखना आ जाए 3 नंबर पे, अरे आ क्या जाए, एमपीपीएससी के 3 मार्कर उठा के देखो लास्ट ईयर के, वहां पर आयुष क्या है ये प्रश्न पूछा जा चुका है। एमपीपीएससी के अलावा अदर स्टेट पीसीएस में भी आयुष पर डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि आयुष क्या है। आयुष कुछ भी नहीं है, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, सोपा रिगपा, होम्योपैथी का संक्षिप्त रूप है। जिसमें हमने क्या किया, सोपा रिगपा को कब जोड़ा, सोपा रिगपा को कब जोड़ा हमने, इसे प्यारे बच्चों हमने कब जोड़ा, 2010-11 में जोड़ा। इसे बोलो हाउ, इसे हमने 2010-11 में जोड़ा है। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर होगा, यहां तक आपको हर एक चीज क्लियर होगी। अब जरा थोड़ा सा और डिटेल में चलेंगे, तो थोड़ा सा और डिटेल में ले चलते हैं इस सिस्टम को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंस देखेंगे एलोपैथी में और आयुर्वेद आयुष में। एलोपैथी और आयुष में डिफरेंस देखें, उससे पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताना चाहूंगा। जो पहले 3 नंबर पे क्वेश्चन आते थे, अब वही क्वेश्चन 2 नंबर पे आना शुरू हुए हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले अपन एक क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज आयुष। ये जो 3 नंबर के क्वेश्चन आया था, अब ये 2 नंबर पर आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले जो 3 मार्कर क्वेश्चन आता था उसको लिखने की शब्द सीमा होती थी 10 शब्द, मतलब नंबर ज्यादा थे, शब्द कम थे। अब नंबर कम किए लेकिन शब्द बढ़ा दिए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आने वाला है लिखने को, इसकी शब्द सीमा 20 शब्द रहने वाली है। मतलब आप 2 से 3 पंक्तियों में, अर्थात लगभग 20 शब्दों में आंसर लिख सकते हो। 2 से 3 लाइन में आंसर आप लिख सकते हो। तो आपसे पूछा गया है आयुष क्या है। अब जरा ध्यान से देखना, मैं आयुष की डेफिनेशन तुम्हें बताऊं उससे पहले कुछ चीजें मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। तो देखो जरा ध्यान से, आयुष की डेफिनेशन से पहले कुछ चीजें समझो। आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत इतनी सारी चिकित्सा प्रणाली शामिल है। बोलो हाउ, हाँ सर इतनी सारी चिकित्सा प्रणाली शामिल है। अब तुम इनको जरा ध्यान से देखो, तुम इनको जरा ध्यान से देखो तो तुम्हें एक चीज पता लग रही होगी। क्या पता लग रही सर? इन सब चिकित्सा प्रणालियों में से आयुर्वेद ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसके लिए आज हम हैबिचुअल हो चुके हैं। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसके लिए आज हम क्या हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं। मतलब आज हम आयुर्वेद का प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, 2 शब्द लिख रहा हूं मैं। एक शब्द होता है परंपरागत, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल, और दूसरा शब्द होता है गैर परंपरागत, जिसको हम कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, अब ये 2 शब्द होते क्या हैं? जिन भी चीजों के लिए हम हैबिचुअल हो जाते हैं, जिन भी चीजों का प्रयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं और आज जो हमारी आदत बन चुकी है, उन चीजों को हम कहते हैं परंपरागत चीजें। जैसे चाय पीना, ब्रश करना, आज हमारी परंपरा बन चुकी है। जो चीजें हम बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, कभी काल प्रयोग करते हैं, जिनके लिए हम हैबिचुअल नहीं हुए हैं, उनको हम कहते हैं गैर परंपरागत चीजें, नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, जिनके लिए हम हैबिचुअल नहीं हुए वो नॉन ट्रेडिशनल है। तो अगर आप आयुष पर विचार करोगे तो आयुष के अंतर्गत 7 प्रणालियां हैं। आयुष के अंतर्गत चिकित्सा के 7 सिस्टम है, 7 सिस्टम है। इनमें से कुछ एक ऐसे हैं जिनके लिए आज हम हैबिचुअल हो चुके हैं, हम बहुत अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आयुर्वेद का प्रयोग आज आप जान रहे हो लगभग हर घर में होता है।
लगभग लगभग हर घर में आयुर्वेद हो रहा है, आयुर्वेद का प्रयोग हो रहा है। तो बताओ क्या आयुर्वेद के लिए हम हैबिचुअल हुए? हाँ। तो क्या आयुर्वेद परंपरागत हो गया? हाँ, हमारे लिए परंपरागत हो गया है। योगा आप जान रहे हैं आजकल प्रचलित होता जा रहा है, योगा का प्रयोग हो रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा भी उतना परंपरागत हमारे लिए नहीं हुआ है। यूनानी चिकित्सा कुछ क्षेत्रों में परंपरागत है, कुछ क्षेत्रों में भी परंपरागत नहीं हुआ है। सिद्धा सोबा रिगवा का हम बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। होम्योपैथी का भी हम लगभग लगभग प्रयोग कर ही रहे हैं। तो कहने का आशय प्यारे बच्चों इतना मात्र है कि आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो भी सिस्टम शामिल है, आयुष चिकित्सा पद्धति में जितनी भी चिकित्सा की प्रणालियां शामिल हैं, इनमें से कुछ चिकित्सा प्रणालियां परंपरागत हैं और कुछ क्या हैं? गैर परंपरागत हैं। मतलब जब हम आयुष की डेफिनेशन लिखेंगे, तो उसमें हम ये मेंशन करेंगे कि आयुष स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की, ध्यान से सुनना, आयुष स्वास्थ्य देखभाल मतलब कि हेल्थ केयर, और उपचार मतलब ट्रीटमेंट। आयुष स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की परंपरागत और गैर परंपरागत प्रणालियों का मिश्रण है, जिसके अंतर्गत आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, सोबा रिगवा और होम्योपैथी शामिल है। लिखना पड़ेगा आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में, ये लिखना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है आयुष क्या है, तो देखो उसका उत्तर क्या है। स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की परंपरागत और गैर परंपरागत प्रणालियां, जिसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, सोबा रिगवा और होम्योपैथी आदि शामिल हैं। ये 2 नंबर पे परफेक्ट डेफिनेशन है। लगभग 20 शब्दों में परफेक्ट डेफिनेशन है ये, किसकी? आयुष की, जो आपको लिखने को आएगी। मुझे लगता है निश्चित रूप से आना है। अब मेंस के पेपर में जाओगे, निश्चित रूप से इसकी डेफिनेशन आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे मिली जाएगी। यू कैन सी इन इंग्लिश ऑल्सो, आप अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मुख्य परीक्षा में जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ती है। मैं बता देता हूं आपको। आप सभी लोग जो भी बच्चे क्लास को देखेंगे भविष्य में, या जो क्लास देख रहे हैं, सब इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ 4-5 चीजें आप याद रख लें, जिनको आपको आंसर राइटिंग करते समय हमेशा फॉलो करना है। कौन कौन सी चीज है? पहली चीज, जो पूछा जाए वही लिखो। डेफिनेशन पूछी गई, डेफिनेशन लिखो, ठीक है? जो पूछा जाए वही लिखना है। कई बार क्या होता है कि नॉलेज हमारे पास बहुत ज्यादा होता है, पता है पूछा गया है आयुष चिकित्सा पद्धति की विशेषताएं लिखिए, आप तमाम प्रकार की जानकारी वहां लिख रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं है। जो पूछा जाएगा वही लिखना पड़ेगा। ये मेंस का सबसे, मैं आपको ये मान लो कि सबसे शानदार फॉर्मूला दे रहा हूं, जिसमें आप कम लिखकर ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो पूछा जाए वही लिखो, कम से कम शब्दों में लिखो। तीसरी चीज, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां मत करो। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का मतलब है कि शब्द गलत मत लिखो, गलत जानकारी मत दो। चौथी चीज, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करो। पांचवी चीज पता है क्या? महत्वपूर्ण शब्दों को, इंपोर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करके आओ। आप देख पा रहे होगे यहां पर जो वर्ड्स इंपोर्टेंट हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। आप अच्छे से देख पा रहे होगे जो वर्ड्स यहां पर इंपोर्टेंट हैं उनको मैंने क्या कर रखा है, यहां पर अंडरलाइन कर रखा है। देखो ध्यान से, है ना? तो स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की परंपरागत व गैर परंपरागत चिकित्सा प्रणालियां, जिसमें आप जानते हैं योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, सोबा रिगवा और होम्योपैथी शामिल है, उसे क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं, उसे आयुष कहते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन 2 नंबर पे बन सकता है, आयुष में शामिल चिकित्सा विधियों के नाम लिखिए। मतलब कौन कौन से इसमें प्यारे बच्चों मेथड्स शामिल होती हैं वो हमें बताना। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर पे बन सकता है। तो देखो कैसे इन क्वेश्चन का आंसर राइट करेंगे, ध्यान से सुनना। तो जाहिर सी बात है कि आयुष के अंतर्गत 7 सिस्टम ऑफ मेडिसिन शामिल है। सबके नाम लिख दो, 7 के नाम लिख दो, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन होता क्या है, अमूमन जब बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर लिखता है ना, तो वो इसको भूल जाता है, सोबा रिगवा को भूल जाता है। वो क्यों? क्योंकि वो क्या देखता है, ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एस फॉर होम्योपैथी। ये गलती कराता है। लेकिन अब ये गलती नहीं करनी है, हमें यहां पर प्राकृतिक चिकित्सा को भी शामिल करना पड़ेगा और सोबा रिगवा को भी शामिल करना पड़ेगा। ये 7 के 7 लिख के आना पड़ेगा, नन तो नंबर कटेंगे, अदरवाइज नंबर कटेंगे। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आप आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पर अगर आप जाएंगे, तो आप आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर देखेंगे तो उनकी जो परिभाषा है वही मैंने यहां पर लिखी हुई है। ये परिभाषा मैंने मन से नहीं बनाई, आयुष मंत्रालय यही परिभाषा देता है। ये 7 के 7 सिस्टम को शामिल करता है वो, ठीक है? चलो, तो उम्मीद है कि आपको आंसर राइटिंग का थोड़ा फायदा मिल रहा होगा। अब जरा आ जाओ, अब हम क्या करते हैं, एलोपैथी में और आयुर्वेद में, आयुष में अंतर देखते हैं।
सो हमें देखना है एलोपैथी और आयुष में क्या अंतर है। तो देखो एलोपैथी कहते कैसे हैं, पहले जरा ध्यान से सुन लो। मैं बहुत व्यवहारिक लैंग्वेज में बताऊंगा, एकदम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बताऊंगा एलोपैथी कैसे कहता है। देखो नीट का एग्जाम पास करने के बाद जो लोग एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर जनरली एलोपैथिक डॉक्टर होता है। और जैसे बीए एमएस हो गया, आयुर्वेद डॉक्टर हो गया, होम्योपैथी डॉक्टर हो गया, अमूमन वो लोग क्या होते हैं, आयुष डॉक्टर होते हैं, है ना। तो जैसे मान लो आपको चोट लगी, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, है ना, आपने दवाई खा ली, वो क्या एलोपैथी दवाई है, ठीक है। आपको चोट लगी, आप कोई आयुर्वेदिक दवाई लेके आ गए, आयुर्वेदिक काढ़ा लेके आ गए, आयुष काढ़ा लेके आ गए, आयुष की आपने जड़ी बूटियों का प्रयोग कर लिया, वो क्या है, आयुष मेडिसिन है, ठीक है। समझ पा रहे हो। आपको जुकाम हो गया, आप एक क्रोसिन लेके आए, क्रोसिन आपने खा ली, क्या है, एलोपैथी दवाई है। आपको जुकाम हो गया, आपने क्या किया, हल्दी अदरक तुलसी, या आपने क्या किया, मार्केट से पतंजलि का एक पाउडर लाए, उसको बनाकर घोल के पी गए, 4 बार पिया दिन में, जुकाम में आराम लग गया, क्या है, आयुष मेडिसिन है। अगर आप प्राकृतिक चीजों के माध्यम से चिकित्सा कर रहे हो, अगर आप प्राकृतिक चीजों के माध्यम से हेल्थ केयर कर रहे हो, नेचुरल फॉर्म में हेल्थ केयर कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आयुष कहेंगे। और अगर आप रसायनों के माध्यम से हेल्थ केयर कर रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, एलोपैथी कहेंगे। तो एलोपैथी आप समझ ही गए होगे, जो चिकित्सा की प्रणाली, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, वो सब एलोपैथी के थ्रू क्या करते हैं, आपका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। एलोपैथी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास। क्या एडवांटेज है, एलोपैथी आज इतना फेमस सिस्टम क्यों है पूरे वर्ल्ड में, अगर देखा जाए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सिस्टम ऑफ मेडिसिन यही फेमस है। क्यों फेमस है, क्योंकि प्यारे बच्चों इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये है कि ये क्या करता है, इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है ये। जैसे मान लो अगर आपको चोट लग गई, या किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, या किसी को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो गया, या किसी को न्यूरोलॉजिकल स्ट्रोक आ गया, तो अब वहां पर आप उसको आयुष मेडिसिन खिलाकर ठीक नहीं करोगे, क्योंकि इतना समय नहीं है आपके पास कि आप उसे 2-5 दिन या 1 सप्ताह लगातार दवाइयां दें फिर उसको क्योर करें आप। या किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंटल कंडीशन आ गई, तो इन एक्सीडेंटल कंडीशन यू डोंट हैव मोर टाइम, आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है कि आप उसको आराम से दवाइयां देके ठीक कर सकें। तो आपको क्या करना पड़ता है, इमीडिएट नहीं, आयुष में भी हम केयर कर सकते हैं, एक्सीडेंटल कंडीशन को भी केयर कर सकते हैं। पहले उपाय थे, मतलब रक्त बह रहा है उसको पहले बंद करो, रक्त बहरे को बंद करो। देखो सर्जरी की बात यहां भी की जाती है, ऐसा नहीं कि इस सिस्टम में सर्जरी की बात नहीं की जाती, इस सिस्टम में भी सर्जरी की बात करते हैं। लेकिन आज हमारे समाज में इसका प्रयोग करके तुरंत उपचार की जो पद्धतियां है ना, इसका उपयोग करके तुरंत ट्रीटमेंट करने के जो हॉस्पिटल्स है ना, वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है आज। सर्जरी की बात इसमें भी की जाती थी, ये भी सर्जरी करता है, ये सिस्टम भी सर्जरी करता है, लेकिन कंपेयर अगर हम दोनों से कंपेयर करें तो आप जानते हो कि एलोपैथी में तुरंत जो है ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देता हूं, जैसे मान लो आपको बुखार आ गया, आप मार्केट गए, एक पैरासिटामोल ली, एक पैरासिटामोल खाई, बुखार गायब। बुखार आया, आपने क्या की, आयुर्वेदिक दवाइयां ली, 2-3 बार 4 बार खाओगे फिर बुखार जाएगा, लेकिन बुखार लंबे समय तक के लिए चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है, तत्कालिक उपचार संभव होता है, इसमें जो है तत्कालिक उपचार संभव नहीं हो पाता है। लेकिन ये क्या करता है पता है, एलोपैथी जो होता है प्रभाव को समाप्त कर देता है, उसके जो इमीडिएट इफेक्ट्स हैं उसको खत्म करेगा। आयुर्वेद और आयुष का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है, आयुष मेडिसिन का या आयुर्वेदिक मेडिसिन का सबसे अच्छा एडवांटेज पता है क्या है, कि किसी भी बीमारी को जड़ से समाप्त करती हैं। तो ये क्या करती हैं बताओ, उसके कारण को ही समाप्त कर देती हैं, उसके कॉज को ही समाप्त करती हैं। ये अपेक्षाकृत एक्सपेंसिव है, क्योंकि मोर रिसर्च रिक्वायर्ड होती है, मोर इंफ्रा रिक्वायर्ड होता है, मोर एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, सो एक्सपेंसिव है। ये कंपैरेटिवली क्या है बताओ, आप जानते हैं उतनी महंगी नहीं है, सस्ती है। अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों इसमें आप जानते हैं साइड इफेक्ट की पॉसिबिलिटीज बनी होती हैं। कोई भी मेडिसिन मार्केट में आती है, कोई भी वैक्सीन मार्केट में आती है, पहले उसके ट्रायल करने पड़ते हैं, ट्रायल के बाद भी कुछ पॉसिबिलिटीज बनी रहती हैं साइड इफेक्ट्स की। बट जो आयुष होते हैं ये नेचुरल मेडिसिन होती हैं, आयुष हो गया, आयुर्वेद हो गया, इसके या प्राकृतिक चिकित्सा से हम जो इलाज कर रहे हैं, ये क्या होती है, नेचुरल मेडिसिन होती हैं। सो इनके साइड इफेक्ट की संभावना ना के बराबर या यूं कह लो कि नहीं होती है, ये भी कह सकते हो आप। अगर हम चर्चा करें तो ये क्या करती है, स्पेशल डायग्नोसिस ट्रीटमेंट पर बेस्ड सिस्टम है, एलोपैथिक सिस्टम बेस्ड ऑन स्पेशल डायग्नोसिस। जो एलोपैथी है ना, विशेष रोग निदान पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। एलोपैथी विशेष रोग निदान पर आधारित चिकित्सा पद्धति है, ये एक स्पेशल टाइप के रोग को खत्म करेगी। लेकिन आयुष जो चिकित्सा पद्धति है ये सर्वांगीण स्वास्थ्य को ठीक करती है, आपके ऊपर से लेकर सारे पूरे शरीर को ठीक करेगी। तो आप जानते हैं ये होलिस्टिक हेल्थ बेस्ड मेडिकल सिस्टम है। आप जानते हैं पहले बच्चों ये सर्वांगीण स्वास्थ्य पर आधारित चिकित्सा पद्धति है, लेकिन ये केवल विशेष बीमारी के उपचार पर आधारित चिकित्सा पद्धति है।
ठीक है, बोलो हाउ। और देख सकते हो ये आजकल मॉडर्न है और क्या है बताओ ट्रेडिशनल है। अब आयुष के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि आयुष जो है एंशिएंट है, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों हैं, क्योंकि इसमें कुछ मेथड्स ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल हैं, कुछ मेथड्स ऐसी हैं जो नॉन ट्रेडिशनल हैं, है ना। तो ये एलोपैथी और आयुष में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एलोपैथी एंड आयुष। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बड़े काम की यूनिट है ये। चलो क्वेश्चन मैंने बता ही दिया आपको। अब जरा चलते हैं आपके साथ, देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। आयुष चिकित्सा पद्धतियों की विशेषताएं, मन से लिख दो, मन से लिखो, बताओ क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता आप देख पा रहे हो कि काफी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। हाँ सर है। आयुष के अंतर्गत जो जो चिकित्सा पद्धतियां शामिल है ना, उसमें प्यारे बच्चों काफी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां भी हैं। जैसे अगर आप आयुर्वेद उठाओगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आयुर्वेद उठाओगे तो आप क्या देख पाओगे, आप देख पाओगे कि आयुर्वेद का जो इतिहास है ना, अगर आप इसकी हिस्ट्री की चर्चा करेंगे तो इसकी जो हिस्ट्री है लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। मतलब ये काफी पुरानी मेडिकल सिस्टम है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया इसका ये। दूसरा, आप जानते हैं कि नेचुरल मेडिसिन सिस्टम है, क्योंकि यहां पर ट्रीटमेंट के लिए जो भी रिसोर्सेज यूटिलाइज किए जाते हैं, द रिसोर्स विच इज यूटिलाइज्ड फॉर ट्रीटमेंट इन आयुष मेडिकल सिस्टम आर नेचुरल। जितने भी आप जानते हैं यहां पर आप जो भी संसाधन आप चिकित्सा के लिए प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, इसलिए हम इसे चिकित्सा की प्राकृतिक प्रणाली भी कहते हैं, चिकित्सा की प्राकृतिक प्रणाली भी कहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आप जानते हैं ये नॉन एलोपैथिक सिस्टम है, आपको बहुत अच्छे से पता है ये एक प्रकार का क्या बताओ, नॉन एलोपैथिक सिस्टम है, बहुत अच्छे से आप जानते हो, है ना, गैर एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली है। ठीक है, इसके अलावा आप जान रहे हो प्यारे बच्चों कि ये ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल दोनों है। आयुष में जैसे आयुर्वेद हुआ, हम आज के इसके लिए ट्रेडिशनल हो चुके हैं, लेकिन आप 100 बार रिगपा की चर्चा कर लो या सिद्धा की चर्चा कर लो तो सिद्धा के लिए हम बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल नहीं हुए हैं। तो ये परंपरागत व गैर परंपरागत प्रणालियां दोनों शामिल हैं इसके अंतर्गत। और क्या एडवांटेज है सर, ये वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है। वैकल्पिक क्यों? क्योंकि एलोपैथी का एक बहुत अच्छा विकल्प देती है हमारे लिए, ये एलोपैथी चिकित्सा पद्धति का बहुत अच्छा विकल्प हमें प्रोवाइड कर रही है, इसलिए इसे हमने क्या किया, ऑप्शनल या अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम कहा। इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर हैं, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज ऑल्सो अ बिग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सिस्टम कि ये दुष्प्रभाव रहित चिकित्सा प्रणाली है। ठीक है, सो आप इस तरीके से लिख कर आ सकते हो। देखो मैंने पॉइंट में बताया है आपको, और अगर इन पॉइंट को आप सेंटेंस में बदलना नहीं जानते हो तो तुम नालायक हो, और तुम अगर ये भी अपेक्षा रख रहे हो कि सर इन पॉइंट को सेंटेंस में बदल के लिखवा दो, तो अधिकार खो चुके हो तुम मुख्य परीक्षा पढ़ने का, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहले तुम 10वीं 12वीं के एग्जाम तुम्हें पास करने पड़ेंगे फिर से। इफ यू आर नॉट एबल टू राइट दीज पॉइंट इन स्टेटमेंट देन व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस? नोबडी इज हियर। यहां कोई भी ऐसा नहीं है व्यक्ति जो आपको इनको ये छोटी छोटी चीजें सिखा सके। अरे तुम लिख सकते हो, अगर मान लो आ गया आयुष चिकित्सा पद्धतियों की विशेषताएं लिखी है तो तुम लिख सकते हो यह एक काफी प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है, पहला पॉइंट। दूसरा, इस चिकित्सा प्रणाली में चिकित्सा की परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों चिकित्सा प्रणालियां शामिल हैं, जैसे लिख दो, सातों के नाम लिख दो। ठीक है, यह एक गैर एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली है क्योंकि इसके मूलभूत सिद्धांत एलोपैथी से बिल्कुल भिन्न है। इस चिकित्सा प्रणालियों के अंतर्गत उपचार के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, अतः यह एक प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है। इस चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत किए गए उपचार में दुष्प्रभाव की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं, जो कि इसका एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ना। यह चिकित्सा प्रणाली एलोपैथी का एक बहुत अच्छा विकल्प है, अतः एक प्रकार की वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है। तो तुम्हें लिखना आना चाहिए ना, है ना। इस तरह से सिनॉप्सिस के फॉर्म में पढ़ाने से चीजें याद जल्दी रहती हैं। मतलब ये मानो कि मैं एक आपका स्टेप एडवांस आपको बता दिया कि अगर मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना थ्योरी में, तो थ्योरी में पढ़ने के बाद आपको इस तरीके के नोट्स जनरेट करने पड़ेंगे, और अगर आपके नोट्स इस तरह से पहले से ही जनरेट हो गए तो याद रखना, रिवीजन करना, आंसर राइटिंग करना सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग कुछ जगह पर कुछ लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। मैं देखता हूं ना अलग अलग जगह यूट्यूब पे जो है, एक्चुअली वास्तव में सबसे बड़ी चीज क्या हो गई ऑनलाइन एजुकेशन में, ऑनलाइन एजुकेशन में एक बड़ी चीज ये हो गई
कि स्टूडेंट ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन टीचर है और कौन स्टूडेंट है, कौन यूट्यूबर है, क्योंकि टीचर सामने है और पढ़ा रहा है तो आपके लिए मुश्किल है ये आइडेंटिफाई करना। दैट्स वाई कि आपको ये देखना जरूरी है कि कोई भी टीचर सिविल सर्विस जैसे एग्जाम में कितने सालों से पढ़ा रहा है। मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस उस टीचर को होना ही चाहिए, ठीक है, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। लेकिन नहीं होता है, स्लाइड बनाई, पीपीटी बनाई, बाज दी, है ना, या पैराग्राफ या किताब की फोटो उठाई, किताब को इस तरीके से स्लाइड पे पीपीटी पे लिख दिया और उसी में अंडरलाइन करके पढ़ा दिया। तो ये इससे क्या होता है, बच्चों को लगता है कि मेंस में इस तरह से लिखना है। कसम उड़ान चलने की, तुम कभी एग्जाम पास नहीं कर पाओगे अगर पैराग्राफ में लिखने लग गए। पैराग्राफ में लिखने वाले क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में आते ही नहीं है। बहुत ज्यादा पैराग्राफ में नहीं लिखना है, आपको स्मार्ट राइटिंग करनी पड़ेगी, आपको डिफरेंट पैटर्न अडॉप्ट करने पड़ेंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए कभी इस तरीके का पैटर्न अडॉप्ट कर लिया, कभी रेक्टेंगल पैटर्न अडॉप्ट कर लिया, कभी 3 पॉइंट लिखने हैं तो ट्रायंगुलर पैटर्न अडॉप्ट कर लिया, कभी चार्ट बनाना है तो इस तरीके का चार्ट पैटर्न अडॉप्ट कर लिया। मतलब आपकी कॉपी बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, मोर इज द टाइम रिक्वायर्ड टू चेक द कॉपी, लेस इज द मार्क्स गेन। कॉपी चेक करने के लिए मां साहब को जितना समय लगेगा उतने कम नंबर तुम्हें मिलेंगे, और कोई भी मां साहब कॉपी जितने रफ्तार से जितने जल्दी चेक कर पा रहा होगा उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो कॉपी में आंसर राइटिंग इस तरह से करो कि कॉपी चेक करने का समय कम हो जाए, ज्यादा नंबर प्राप्त करोगे। चलो आगे चलते हैं, अब इसका इंपोर्टेंस देखते हैं। सो आयुष सिस्टम का इंपोर्टेंस क्या है? सबसे इंपोर्टेंस है कि भैया सस्ती है, और क्या इंपोर्टेंस है आप जान रहे हो कि साइड इफेक्ट नहीं है, ये इंपोर्टेंस भी है, कैरेक्टरिस्टिक भी है, ठीक है। ये होलिस्टिक हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ पर काम करती है, सर्वांगीण स्वास्थ्य पर आधारित चिकित्सा पद्धति है, ये कारणों को जड़ से समाप्त करने में सहायक है, ठीक है। आप जानते हैं प्रयोग बहुत इजीली यूज कर सकते हो आप, इसका इजी है यूज है, ठीक है। इसके अलावा बड़ी जनसंख्या की जरूरतों को पूरा कर सकती है। देखो आयुर्वेद के पास ये पोटेंशियल है, आयुष मेडिसिन के पास ये पोटेंशियल है कि बहुत बड़ी जनसंख्या की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। एलोपैथी में नहीं है। एलोपैथी में आज भी ये कंडीशन है, 1 अनार 100 बीमार। बहुत बड़ी बड़ी जनसंख्याओं में भी 1-1 2-2 बेड अवेलेबल हैं, ठीक है। क्योंकि जो एलोपैथी मेडिसिन होती है ना, वो ट्रीटमेंट और ट्रायल, मतलब एलोपैथी मेडिसिन जो होती है रिसर्च के बाद, ट्रायल के बाद, मान्यता मिलने के बाद बाजार में आती है, इसलिए उनको प्रोड्यूस करने में समय लगता है। एलोपैथी मेडिसिन जो होती है नेचुरल मेडिसिन होती है, तो बहुत बड़ी जनसंख्या की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा कर सकती है ना। तो ये इसके क्या हो गए, इंपोर्टेंस हो गए। चलो एक क्वेश्चन मन कर रहा है देने का, एक क्वेश्चन दूं आपको, ये नोट डाउन किया आप सभी ने? खैर कर ही लेंगे, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन तो कर ही लेंगे। एक क्वेश्चन मेरा मन कर रहा है देने का, एक क्वेश्चन दूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। 10 नंबर पे क्वेश्चन लिखना है आपको, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आयुष चिकित्सा क्या है, इसकी विशेषताएं, महत्व व इसके समक्ष चुनौतियों का उल्लेख करते हुए बताइए कि यह एलोपैथी से किस प्रकार भिन्न है। व्हाट इज द आयुष मेडिसिन सिस्टम, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपोर्टेंस एंड challenges in front of it, also write how it is differ from allopathy।
ऑल्सो राइट हाउ इट इज डिफर फ्रॉम एलोपैथी। तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, लिसन केयरफुली, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले आप आयुष की डेफिनेशन लिखोगे, है ना, आयुष की डेफिनेशन लिखोगे कि आयुष आयुर्वेद, ठीक है, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा, सोपारिकवा और होम्योपैथी का संक्षिप्त रूप है। इसके अंतर्गत चिकित्सा की परंपरागत व गैर परंपरागत प्रणालियों को शामिल किया जाता है, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल एवं अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जाता है। फिर इसकी विशेषताएं लिख दोगे, जो मैंने विशेषताएं बताई ना, पॉइंट में विशेषताएं लिख दोगे, विशेषताओं के 5 पॉइंट लिख दोगे, महत्व के 4-5 पॉइंट लिख दोगे, 3-4 पॉइंट चुनौतियां दिखा दोगे। बहुत ज्यादा चुनौतियां नहीं बतानी है, चुनौतियां इतनी मत बताओ कि बाद में लगने लगे कि भैया ये अच्छा नहीं सिस्टम है। चुनौतियां एक दायरे में रहकर बतानी है, ठीक है। तो 4-5 चुनौतियां बता दोगे और फिर एलोपैथी और आयुष में अंतर लिख दोगे, एलोपैथी और आयुष में अंतर लिख दोगे तो बड़ी आराम से देखो कितने पॉइंट में टूटेगा ये। एक देखो, एक पॉइंट क्या होगा इसका डेफिनेशन का, सेकंड पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स का, थर्ड पॉइंट इसकी इंपोर्टेंस का, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा इसके चैलेंजेस का, पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा एलोपैथी और आयुष में डिफरेंस का। चाहो तो एक इंट्रोडक्शन डाल सकते हो, एक पॉइंट इंट्रो का भी कर सकते हो और लास्ट में एक कंक्लूजन का पॉइंट डाल सकते हो। अब अगर तुम 10 नंबर के क्वेश्चन को 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट में डिवाइड करके लिख रहे हो, कसम उड़ान चल की 7 नंबर तो मिलेंगे ही, चाहे तुम कचरा पूरा क्यों ना लिखाओ, 7 नंबर तो मिलना ही है। लेकिन अगर अच्छा लिख दोगे तो इन 7 से तुम 10 में से 9 नंबर भी ले सकते हो, क्योंकि तुम यहां पर इंट्रोडक्शन भी लिख रहे हो, डेफिनेशन भी लिख रहे हो, चैलेंजेस भी लिख रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख रहे हो, ठीक है, इंपोर्टेंस भी लिख रहे हो और डिफरेंस भी लिख रहे हो, सब कुछ लिख रहे हो तुम, ठीक है। सो ये होती फ्रेमिंग। अब तुम सोचो कि तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं लिखा दूं तो संभव नहीं है। क्लास में तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है, उसके बाद क्वेश्चन बताया जा रहा है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करनी है ये भी बताया जा रहा है, और इससे ज्यादा अपेक्षा अगर रख रहे हो तो फिर मैं इस पे खरा नहीं उतर पाऊंगा, ठीक है। चलो तो तुम लिख लोगे, मुझे विश्वास है। क्या क्या चैलेंजेस हैं, एक बार चैलेंजेस देखते हैं। पहला चैलेंज तो आयुष के समक्ष ये है कि आयुष के अंतर्गत जो भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमने शामिल किए हैं उनमें इंस्टेंट रिलीफ का कोई वो नहीं है। अगर मुझे एक्सीडेंटल कंडीशन है तो तुरंत चिकित्सा या तुरंत उपचार, इंस्टेंट ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है आयुष से? तो इंस्टेंट ट्रीटमेंट की एक चुनौती है यहां पर। एक सबसे बड़ी चुनौती क्या है बताओ? इंस्टेंट ट्रीटमेंट की है। दूसरा चुनौती मानव संसाधन की भी है। आप जान रहे हो मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स की चुनौती है कि उतना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स अभी है नहीं हमारे पास। ह्यूमन रिसोर्स की चुनौती है क्योंकि आप जान रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, एमबीबीएस एलोपैथी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स अभी आयुष वाला हमारे पास कम है, इसलिए आयुष मेडिकल सिस्टम को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है कि आओ आयुष चिकित्सा पद्धति के थ्रू पढ़ाई करो, आयुष के डॉक्टर बनो, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। तो अभी मानव संसाधन उतना नहीं है जितना आप जान रहे हैं कि एलोपैथी के लिए काम कर रहा है, ठीक है। कुछ देशों में मान्यता भी नहीं है, बड़ी चुनौती है। जैसे हमारे भारत देश में तो मान्यता है, भारत एशिया के बहुत सारे देशों में मान्यता है और विश्व के बहुत सारे देशों में मान्यता है, लेकिन कुछ देशों में नहीं है। कुछ देशों में, ये कुछ शब्द यहां पर बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ देश क्या करते हैं, एलोपैथी को मानते हैं और मान्यता ना होने के पीछे का कारण तुरंत उपचार का अभाव। तुरंत उपचार मतलब कि इंस्टेंट ट्रीटमेंट की कमी यहां पर देखी जाती है ना। तो आप देख पा रहे हो विषम परिस्थितियों में तुरंत उपचार का अभाव, लैक ऑफ, आप जानते हैं इंस्टेंट ट्रीटमेंट इन क्रिटिकल सिचुएशन। और इसके अलावा आप जानते हैं आयुष मानक गुणवत्ता वाली जो दवाएं हैं उनकी हर जगह उपलब्धता नहीं है। इसको समझो जरा, लास्ट वाले पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझो। देखो आज हो क्या रहा है कि आयुष की जो दवाएं हैं उनके एक स्टैंडर्ड है। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि स्टैंडर्ड डिसाइड किए कि कोई भी आयुष मेडिसिन मार्केट में आएगी तो कुछ स्टैंडर्ड के थ्रू आएगी। तो आयुष स्टैंडर्ड वाली जो दवाएं हैं ना वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। कई जगह क्या किया जा रहा है, आयुष के नाम पर, आयुर्वेद के नाम पर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां बेची जा रही हैं, गलत फायदा उठाया जा रहा है आयुष के नाम का, आयुर्वेद के नाम का। तो जो अच्छी गुणवत्ता वाली दवाएं हैं, जो वास्तविक जड़ी बूटियां हैं, उनकी उपलब्धता हर जगह नहीं हो पा रही है, हर कंडीशन में नहीं हो पा रही है। तो आयुष उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं हर जगह उपलब्ध हो पाए, उच्च आयुर्वेद हर जगह अवेलेबल हो पाए, इसके लिए गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए कि जगह जगह पर इस जांच केंद्र बनाने चाहिए। अगर कहीं पर आयुष की मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन या होम्योपैथी मेडिसिन कोई बेच रहा है तो जांच केंद्र बनाने चाहिए
उन मेडिसिन का पहले क्या करना चाहिए, जांच करना चाहिए, उन पर रिसर्च करना चाहिए। जब वो अपने स्टैंडर्ड पर खरे उतरे तभी उनको मार्केट में लाने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे क्या होगा, हो पाएगा, उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी, है ना। तो ये भी इसके सामने एक बहुत बड़ी क्या है, चैलेंज है। ठीक है, धीरे धीरे दूसरे देशों में इसके ऑथराइजेशन के लिए, आयुष के ऑथराइजेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। जैसे हम विश्व आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं, विश्व योग दिवस मना रहे हैं, विश्व होम्योपैथी दिवस मना रहे हैं, विश्व यूनानी दिवस मना रहे हैं, जिससे हम लोगों को बता पाए कि ऐसा नहीं है कि ये काम की नहीं, इनके महत्व को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो हमारे सर्वांगीण स्वास्थ्य पर ध्यान रखती है, हमारे होलिस्टिक हेल्थ को ठीक करती हैं ये, है ना। तो इसके सामने कुछ चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस बहुत ज्यादा नहीं इन्वॉल्व करना है, चैलेंजेस को एक दायरे में लेकर ही लिखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं लिखोगे ताकि आंसर नेगेटिव ना हो जाए, ठीक है। आयुष को हमें प्रमोट करना है तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा नहीं लिखोगे। बोलो हाउ, मेरी बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को, ठीक है। चलो अब देखेंगे भारत में आयुष का विकास, डेवलपमेंट ऑफ आयुष इन इंडिया। तो इसको हम कल की क्लास से शुरू करेंगे, तो उम्मीद है कि आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप सभी साथी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदा दिल रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।